हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3। अब एक बात जान लो, 3.3 एक्सरसाइज में हम अब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने बेसिक पढ़ा, बिल्कुल बेसिक। क्वाड्रिलेटरल से पहले जो होता है हमने बस अभी उसके बारे में पढ़ा, जैसे कि पॉलीगन हो गया, उससे पहले क्लोज्ड कर्व, उससे पहले सिंपल कर्व, मतलब मैं ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है। और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम लोग एक बहुत ही ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, किसके ऊपर? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। अगर तुम्हें ये डिस्कशन समझ आ गया जो मैं बताने वाला हूँ, तो तुम्हें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और एक बात और जान लो, ये मत समझना कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो तुम सो जाओ या कुछ, तो सोने की जरूरत नहीं है। कॉज 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर स्पेसिफिकली एक पूरा चैप्टर है। वो चैप्टर कम से कम 9th में आता है 8 से 10 नंबर का। 8 नंबर का तो आता ही आता है, 7 से 8 नंबर पेपर तो आएगा ही आएगा वो वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसी चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स तुम्हारे अगर 8 से क्लियर हो जाती हैं तो तुम्हें 9th में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, आ जाओ। हमने पॉलीगन पढ़ लिया, तो मैं तुम्हें क्या बोला, ऐसी फिगर्स जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन, ठीक है। अब अगर उसमें 3 साइड्स हैं या 3 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल, सही कहा। अब अगर उसमें है 4 लाइन सेगमेंट्स तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें कई टाइप्स होते हैं, उस बात बाद में करेंगे। अगर उसमें 5 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? पेंटागन, सही कह रहा हूँ ना मैं? वैसे 6 लाइन सेगमेंट का स्पेसिफिकली कुछ और होता है, हेक्सागन जो भी होता है हटाओ उसे। तो अब तुम पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हें 2 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत बढ़िया से पता है। कौन कौन से? एक जिसे हम बोलते हैं ये स्क्वायर, और दूसरा रेक्टेंगल। आई एम श्योर तुम्हें इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ पता है, ठीक है। बट हम इनकी आज कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, और साथ में कुछ और क्वाड्रिलेटरल्स की, ठीक है। अब देखो, अपना मैथ में कुछ चीजें लिख के दूंगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मैं उसको प्रॉपर्ली लिखूंगा। और जो मैं लिखने वाला हूँ तुम उसकी फोटो नहीं खींचोगे, स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, तुम्हें वो खुद नोट करना है, ठीक है। बिकॉज प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें याद हो जाए या समझ आ जाए तो तुम समझ लो तुम्हारा क्वाड्रिलेटर चैप्टर 60% हो गया, 60%, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी समझ आती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अपने हाथ से लिखोगे तो ही ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साफ करके प्लेन बोर्ड से, वो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेती है, कई कई तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ से फ्रेश बोर्ड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे को बस 1 सेकंड दो। हाँ जी। तो अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली हर टाइप के कोऑर्डिनेटर के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? स्क्वायर। आई एम श्योर तुम्हें स्क्वायर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। वो कुछ इस शेप का होता है, सही कहा मैंने। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। ये दोनों तुम्हें पता थे। अब हम नेक्स्ट जो नया आया है उसके बारे में बात करते हैं, वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम के बाद आता है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये कुछ इस शेप का होता है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह होता है, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इधर कर लो, इधर कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। फिर लास्ट हमारा आता है रोम्बस, और रोम्बस कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। रोम्बस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक ऐसा होता है और दूसरा से हम बोलते हैं काइट शेप, या काइट बोल सकते हो, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमारे पास बस ये 6 तरह के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और इन 6 टाइप के कोऑर्डिनेटर में हमारा सब कुछ
आ जाता है। ठीक है, अब हम इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। बट मैं तुम्हें क्या बोला, हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तीन चीजों के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हमारे पास आती है क्या, साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइड। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम शॉर्ट में पता है क्या होती है। अच्छा, मैं इसका नाम देता हूँ ए बी सी डी। वैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, और एक बात ना मैं ध्यान से सुन लो, इसकी कोई फोटो वोटो नहीं लेगा, इसको लिख लेना अपने हाथ से। ठीक है, और जब लिखोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टीज अपने आप याद हो जाएंगी, ध्यान देना इस चीज का। अब सबसे पहले आ जाओ, स्क्वायर की साइड से रिलेटेड पहली प्रॉपर्टी क्या होती है तुम्हें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो पता है। या मैं इसको कह सकता हूं कि जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के। सही कहा मैंने, स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या होती है, स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स हैं क्या वो पैरेलल भी होती हैं। यस, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है ऑब्वियसली, और जो बी सी है वो ए डी के भी पैरेलल है। यस, तो इसको लिख देते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है, ए बी पैरेलल सी डी, या जो भी है मेरे को पता नहीं, मैं तो लिख दिया। तो ये पैरेलल का साइन होता है, दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसमें साइड्स की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, आ जाओ जी देख लेते हैं। इसको ना थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ से रेड से लिखेंगे। चलो, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब ए बी जो होगी वो सी डी के इक्वल होगी और जो ए डी होगी वो बी सी, ये तुम्हें पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सही कहा मैंने, मतलब जो ए बी होगा वो बराबर होगा सी डी के और जो बी सी होगा वो बराबर होगा ए डी के। आई होप ये भी तुम्हें पता था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है जो इसमें होती है, जो अब रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं। राइट, तो लिख देते हैं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिखा वैसे लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी। ये तुम्हें पता था, आई एम श्योर। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की, अब ध्यान से सुनना। अब ट्रेपीजियम की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ट्रेपीजियम में कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, मतलब ना ए बी सी डी के इक्वल है, ना ही बी सी ए डी के इक्वल है। हो सकती है इक्वल, मनाही नहीं है, बट कोई प्रॉपर्टी नहीं बोलती है कि स्पेसिफिकली हमें अपोजिट साइड्स इक्वल मिलेंगी ही मिलेंगी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हो जाए बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कि ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। मतलब जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, इक्वल नहीं, सिर्फ पैरेलल होगी, और सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ठीक है, मतलब ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। थोड़ा ना इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती इक्वल साइड्स को लेके, ट्रेपीजियम में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हो सकती है हाँ, कोई मनाही नहीं है। मतलब देखो मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर बी सी ए डी के इक्वल है, तो हम उस टाइप के स्पेसिफिक ट्रेपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। लिख देता हूँ आइसोसेलेस, अब मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, देख लेना, ट्रेपीजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी होता है। कब होता है, जब बी सी
इक्वल हो जाएगी AD के। ठीक है, मैंने लिख दिया है, तुम लिख लो। ठीक है, बट कोई कंपल्शन नहीं है। क्या देखो, जैसे स्क्वायर में कंपल्शन है कि सारी साइड्स इक्वल ही होंगी, रेक्टेंगल में कंपल्शन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी ही होंगी, वैसे ही ट्रेपीजियम में कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। बट ट्रेपीजियम में ये कंपल्शन है कि हमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल जरूर मिलेगा, ये कंपल्शन है। समझे, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या, बिल्कुल सेम जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे ट्रेपीजियम में होता है। क्या होता है, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं। सेकंड, अब पैरेलल, इसमें भी दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल भी होते हैं। तो आगे लिख देते हैं, मैं लिख दूंगा सेम एज रेक्टेंगल, चलेगा, लिख देता हूं चलो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे लिखेंगे इसको, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तुम चाहो तो सेम एज रेक्टेंगल लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बट तुम फर्स्ट टाइम लिखो तो तुम लिख लेना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है जो इसमें होती है, बोथ पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं, मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल, अरे ये नहीं, हमें तो ब्लैक करनी चाहिए। जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल होगा और दूसरा जो बी सी होगा वो पैरेलल होगा ए डी। क्लियर है। अब बात करते हैं रोम्बस। तो रोम्बस इज जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह होता है, बस इसको घुमा देते हैं। मतलब इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। बट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रोम्बस की। काइट में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। रोम्बस में क्या होता है, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, सेम एज पैरेललोग्राम। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी नीचे वाली दोनों सेम एज पैरेललोग्राम। ओके, बट काइट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी, चलें फिर आगे। अब अब हम इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इन सबकी प्रॉपर्टीज की, किसमें, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, सिर्फ इतना पार्ट नोट कर लो, ये तो हमारी फिगर जैसी बने रहेंगी। ठीक है, शुरू हो जाओ, फिर हम बात करेंगे एंगल्स की। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ठीक है, अब स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, हम शॉर्ट में पता है, 90 90 90 90, और सारे एंगल्स फिर इक्वल भी होते हैं, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं जल्दी से, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्रीज। सही कहा मैंने। और बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगल के एंगल भी सारे कितने के होते हैं पता है तुम्हें, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑफ 90 डिग्रीज। बिल्कुल सेम, इसमें भी सारे एंगल 90 के होते हैं, इसमें एंगल 90 के होते हैं। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम के। ट्रेपीजियम को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, ट्रेपीजियम में एंगल्स को लेके कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट पैरेलल लाइन से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं बता देता हूँ। देखो, हम जब 9th में पहुंचेंगे ना, तब 9th में हमारे चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। उस चैप्टर में मैं तुम्हें पैरेलल लाइन से रिलेटेड दुनिया भर की एंगल्स की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ठीक है, एक या दो तरीके, 4 या 5 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उन सब की डिटेल में बात करेंगे। बट इसमें ट्रेपीजियम में हमारे पास एक पैरेलल लाइंस का होता है ना, तो वहां पे उस चीज का थोड़ा सा यूज होना है, तो मैं तो बस वो बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटती हुई जाती है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये ए है, ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्सल होती है
वो इन दो पैरेलल लाइन के साथ बहुत सारे पेयर ऑफ एंगल्स बनाती है, बहुत सारे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, एक हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होता है, एक हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो कई तरह के एंगल्स होते हैं। अभी फिलहाल हमारे कोर्स में वो सब नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ना तुम्हें समझने की जरूरत है। बट हमारे पास देखो ट्रेपीजियम में ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। तो इसमें ना एक सर्टेन टाइप का एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ये प्लस ये, इन इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इस टाइप के एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ये पेयर ऑफ एंगल बताता है कि जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स, अंदर के एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज होते हैं। ये बात बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो अब देखो इस ट्रेपीजियम में जो ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल है, और सिमिलरली ये लाइन इसकी भी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो अंदर के दो एंगल बनते हैं ना, इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180, और सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम भी होता है 180। तो ये हमारे कोइंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये तुम्हारे, हम ये चीज यूज करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है ट्रेपीजियम। बेसिकली ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी है। बट अभी तुम्हें मैंने ये सब नहीं करवाया है, इसीलिए मैं बताता हूँ कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब तुम नाइन्थ में आओगे तब तुम ये इसमें नहीं, तब तुम को इंटीरियर एंगल्स के थ्रू हम ये सब चीजें लिखेंगे। बट फिलहाल तुम्हें नहीं पता, फिलहाल तुम ऐसे ही लिखो। ठीक है, क्या होता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन डिफरेंट पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो कि डिफरेंट पैरेलल लाइंस में है, उन दोनों का सम 180 होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बनती है एंगल से रिलेटेड ट्रेपीजियम की। ओके जी, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने, तो ए के बिल्कुल सामने एंगल है एंगल सी, और वैसे ही एंगल बी के बिल्कुल सामने है एंगल डी। तो अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको लिख दो, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर, और जो एंगल बी होगा वो एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, और सेकंड चीज देखो, इसमें भी ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 जैसे इसमें हुआ, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 जैसे इसमें हुआ। अब एक चीज और देखो, इसमें बस ये लाइन इसके पैरेलल थी इसलिए हमने एंगल ए और एंगल डी लिया, बट इसमें ये तो पैरेलल है ही, प्लस ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। मतलब एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ये दो लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल सी और एंगल डी इनका सम भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज हो जाएगी यहाँ पे भी। तो हम इसमें कैसे लिखते हैं, थोड़ी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। इसमें क्या था, इसमें था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन डिफरेंट पैरेलल लाइंस, जो कि अलग अलग पैरेलल लाइंस पे हैं, उन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। बट इसमें तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ तो सारी लाइंस पैरेलल हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। इसको लिखेंगे कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी 180। दूसरा, एंगल ए प्लस एंगल डी 180। तीसरा, एंगल डी प्लस एंगल सी वो भी 180। चौथा, एंगल सी और एंगल बी या एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी 180। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोम्बस की। देखो रोम्बस बीइंग पैरेललोग्राम बेस्ड शेप, तो इसमें सेम प्रॉपर्टी होती है जो इसमें होती है पैरेललोग्राम में, तो बिल्कुल सेम। तो तुम यहां लिख सकते हो सेम एज पैरेललोग्राम, और नीचे भी सेम एज पैरेललोग्राम। ठीक है, रोम्बस इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, बस क्या फर्क होता है
कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में हमारी बेसिकली सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये फर्क होता है बस। ठीक है, अब बात करते हैं काइट की। काइट में थोड़ा सा फर्क होता है, क्या, ध्यान से सुनना। काइट में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, बट काइट में सिर्फ एक पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है। दोनों ही पेयर इक्वल होते हैं, सिर्फ एक पेयर। तो वो कौन सा होता है, कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये चीज हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी, कौन सा पेयर अपोजिट एंगल काइट शेप में इक्वल है। मतलब जो एंगल डी है वो एंगल बी के अगर इक्वल है तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होंगे, और अगर एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं होंगे। तो मैं फिलहाल कह देता हूं कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इसको लिख देता हूं, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कौन सा है वो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। और मैं तुम्हारे ही रेफरेंस के लिए लिख देता हूं क्या, कि जो एंगल ए है वो इक्वल नहीं होगा एंगल सी के। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, होप में पता है। देखो लो जी, बता देता हूँ फिर से। ये साइन होता है इक्वल टू का, और ये साइन होता है नॉट इक्वल टू का। तो एंगल ए और एंगल सी नॉट इक्वल है, एंगल इज नॉट इक्वल टू एंगल। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया। ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज एंगल्स को रिलेटेड। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज आती है किसको रिलेटेड, डायगनल्स को रिलेटेड। डायगनल्स क्या होती हैं बात करेंगे, उससे पहले तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं डायगनल्स की। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, जिसका नाम है क्या, डायगनल्स। DIAGNOLS, डायगनल्स। अब हम इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायगनल्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्क्वायर में क्या होती है, देखो। सबसे पहले स्क्वायर की जो डायगनल्स होती है ना, वो होती हैं इक्वल। मतलब डायगनल्स आर इक्वल, मतलब जो AC है वो BD के इक्वल होगी। क्लियर है। सेकंड चीज, जो डायगनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। अब मैं लिख देता हूं, मैं तो समझाता हूं। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट और दूसरा होता है बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता। इंटरसेक्ट मतलब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है। बाइसेक्ट भी सेम, दो लाइंस एक दूसरे को आपस में काटती हैं। बस फर्क क्या होता है, बाइसेक्ट, जब लाइंस बाइसेक्ट करती है ना, तो लाइंस एक दूसरे को किसी स्पेसिफिक तरीके से काटती हैं, और वो तरीका क्या है कि वो इस तरीके से काटती है कि जो उनका पार्ट है, हाफ वाला पार्ट, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि बस वो काट देती हैं, दैट्स इट। कोई जरूर नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है। बट अगर वो बाइसेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स वो उनको इस तरीके से काट रही हैं कि जो उनका पार्ट है, मतलब ये वाला जो पार्ट, जब इसने यहाँ से काटा तो इस लाइन को यहाँ काट दिया और यहाँ काट दिया, तो जो ये वाला पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो। और जो ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट मींस मीट करती हैं, दैट्स इट, कोई इक्वल इक्वल नहीं काटती। ठीक है, तो बाइसेक्ट करती है मतलब डायगनल्स बाइसेक्ट है, मतलब जो AO होगा वो OC के इक्वल होगा, मतलब जो AO होगा वो OC के इक्वल होगा, और सिमिलरली जो BO होगा वो OD के इक्वल होगा। ठीक है, अब थर्ड चीज आती है क्या, जब ये इस तरीके से काटती है कि जो बीच में O है ना, ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, समझे। तो स्क्वायर की डायगोनल्स तीन प्रॉपर्टी शो करती है। पहली प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, मतलब उनके जो हाफ वाले पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और तीसरा, वो एक दूसरे को देखो बेसिकली स्टेटमेंट होती है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर। मैं 3-5 मिनट तक उनको समझाना भी था।
ठीक है, मैं लिख देता हूं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो एंगल ओ है वो 90 डिग्री का है। अब देखो क्या होता है, जो वर्ड है, पहले वर्ड जानो क्या है। वर्ड होता है परपेंडिकुलरली, PERPENDICULARLY, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर। पूरी स्टेटमेंट होती है डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट टू ईच अदर, या डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट भी करती हैं और बीच में 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाती हैं। मतलब ये जितने भी एंगल ओ है ना, ये सारे 90 90 90 90 डिग्रीज के, ठीक है। और अब देखो, सेम प्रॉपर्टी तुम्हारी होती है रेक्टेंगल में, थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है, बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल, तो रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो मैं सेम लिख रहा हूं, सेम एज स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज डायगोनल्स के सिर्फ तीन ही प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि डायगोनल्स इक्वल होंगी, दूसरी प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो दोनों बाइसेक्ट करेंगी, तीसरी प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो दोनों डायगोनल्स ऐसे बाइसेक्ट करेंगी कि बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो स्क्वायर में होती है वही रेक्टेंगल में भी होती है। मतलब जो AC होगी वो BD के इक्वल होगी, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो जी हाँ, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, सेम एज स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मैं इसका लगाता हूँ क्रॉस। जब तुम्हें रेफर कर लेना है तुम पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, ये तुम लिखने की जरूरत ही नहीं है कि स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में आती है, यस। स्क्वायर की सेकंड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में आती है, यस। स्क्वायर की थर्ड प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं आती है, ठीक है। मतलब डायगोनल्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं और बाइसेक्ट करती हैं, बट वो 90 डिग्रीज का एंगल नहीं बनाती हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होती हैं। ट्रेपीजियम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करती हैं। ट्रेपीजियम की डायगोनल्स 90 डिग्री के एंगल भी नहीं बनाती हैं। तो ट्रेपीजियम बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ट्रेपीजियम सबसे बेकार होता है, ठीक है। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जल्दी से। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मतलब AC जो होगी वो BD के इक्वल नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मतलब जो AO होगा वो OC के इक्वल होगा और जो BO होगा वो OD के इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं, जो AO होगा वो OC के इक्वल और जो BO होगा वो OD के, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। अब बात करते हैं हम रोम्बस की। रोम्बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। रोम्बस में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या डायगोनल्स रोम्बस की इक्वल होती हैं, नो। फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड प्रॉपर्टी, क्या डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, नो। या तो बोल सकते हो हाँ करती हैं, रोम्बस में करती हैं, यस। दिस रोम्बस इज जस्ट लाइक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या डायगोनल्स रोम्बस की 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाती हैं, यस बनाती हैं। मतलब अगर मैं रोम्बस लेता हूं तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल भी मेरे को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं काइट की तरफ। काइट में देखो, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब जो काइट शेप फिगर होती है उसमें जो हमारी डायगोनल्स बनेंगी ये बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं, यस, ठीक है। सेकंड, क्या डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करती हैं, हाँ भी और ना भी। मतलब जो काइट की डायगोनल्स होती हैं, दो डायगोनल्स होती हैं,
तो उन दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट देखो कैसे लिखी जाएगी, वन डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल। मतलब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा साफ साफ बना दूं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ना बड़ा सा बना देता हूं और खुला खुला बना देता हूं। देखो अब देखो, अगर ये डायगोनल है ना हमारी, तो फर्स्टली डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होंगी, सेकेंडली डायगोनल्स बाइसेक्ट भी नहीं करेंगी, बट इसमें क्या होता है, कोई एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। मतलब जो ऐसे ए बी सी डी, जो ए बी सी डी है, इसमें ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे, बट ए ओ और ओ सी वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक पेयर अपोजिट अपोजिट कह रहा हूँ, एक पेयर या एक डायगोनल दूसरी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगी, दोनों आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल होगी, बट रेड से लिख रहा हूं, ध्यान देना, जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल्स आर इक्वल में दिख रहा है, डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होती। क्लियर है। अब इस तरीके से हमने सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स की सारी ही प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है अच्छे से। अब तुम्हारा काम क्या है, क्लास में मैं तुम्हें आज एक या दो क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि तुम चीजों को रेफर कर पाओ। ठीक है, तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, दो या मैक्सिमम तीन क्वेश्चन कर लेंगे, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, जल्दी से इसको नोट कर लो, और जब तक मैं पढ़ाऊं वीडियो पॉज करके सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ लो। तुम्हें प्रॉपर्टी समझ आ गई तो तुम्हें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से प्रॉपर्टीज पढ़ लो और इसको साफ साफ लिखना, तुम ऐसे मत लिखना। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.3। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, शॉर्ट में समझ भी आ गया होगा। मैंने ये पूरी क्लास कल बना ली थी, बट कुछ ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इस वजह से मैं ये वाला पार्ट सारा दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें फर्क नहीं पता चलेगा, मैं सारी तो एक साथ ही कर दूंगा। ठीक है, बस मेरे को दो बार काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट। मैंने तुम्हें सारे ही क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया है, लिखवा भी दिया है। ठीक है, तो अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, मैं फिगर बना लूं, एक सेकंड दो मुझे। हाँ जी, तो हमारे पास ये पैरेललोग्राम की फिगर बनी हुई है। क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उनको फिल कर दो और हमें उसके साथ में रीजन या डेफिनेशन बता दो, तुम जो प्रॉपर्टी यूज करी है उसका बता दो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है और उसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट इज ए डी इज इक्वल टू, ए डी मतलब ये वाली साइड। अब मेरे को बताओ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स एडी के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। मतलब एडी जो होगी वो बीसी के इक्वल होगी। रीजन यहाँ पे डाल दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, बस। तो एंगल डी सी बी मीन्स ये वाला एंगल। अब हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स इस एंगल के अपोजिट एंगल ये वाला हो जाएगा। मतलब एंगल डी सी बी एंगल डी ए बी के इक्वल है, एंगल डी ए बी डैब। रीजन इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ओ सी इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है, ओ सी इज इक्वल टू, ओ सी मीन्स ये वाली। अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैं आई थिंक तुम्हें बता चुका हूं। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स जो ओ सी है वो ओ ए के इक्वल है। रीजन क्या हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये है एंगल डी ए बी, मतलब एंगल डैब, एंगल डैब प्लस
एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू, एंगल डैब है हमारे पास ये वाला, एंगल सी डी ए है मतलब ये वाला। तो क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर है। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी सोचो, ये हमारे कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स है ना, मतलब बिल्कुल साथ के। तो सम एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स 180 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180। रीजन क्या हो जाएगा जी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बट थोड़ा सा बोरिंग है, बिकॉज हम देखो ज्योमेट्री में ना एक दो चीजों का ध्यान रखना, मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने वो बताई थी कि नहीं बताई थी। मैं फिर से बता देता हूँ अगर मैंने नहीं बताई थी तो, कि ज्योमेट्री में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें क्वेश्चंस सिर्फ ऐसे ही सॉल्व नहीं कर देने। ज्योमेट्री में दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, प्रेजेंटेशन। तुम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, उसकी प्रेजेंट कैसे करते हो, उसको लिखते किस तरीके से, बहुत मैटर करता है ज्योमेट्री में। सेकंड, रीजंस। तुम्हें हर एक चीज का रीजन देना पड़ेगा ज्योमेट्री में। विदाउट रीजंस एंड विदाउट गुड रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलने वाले ज्योमेट्री में। ठीक है, तो इसीलिए ज्योमेट्री बच्चों को थोड़ी सी बोरिंग लगती है। कोई ज्योमेट्री होती बहुत आसान है, बट ज्योमेट्री को लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज का रीजन दो, हर बिल्कुल साफ तरीके से काम करो। तो ज्योमेट्री इज लाइक एसएसटी और इंग्लिश, ऐसा समझ लो। तो उसमें चीजें लिखनी पड़ेंगी। और हमने अब तक क्या किया अलजेब्रा में, हम सिंपली 2+2 4 x+x 2x सिंपल लिख देते थे, कुछ नहीं, रीजन नहीं, कुछ नहीं, आराम से सॉल्व करते चले गए। बट ज्योमेट्री में तुम्हें लिखना बहुत अच्छे से है, और वो तुमने क्यों लिखा है उसका रीजन भी देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी तुम्हें बात समझ नहीं आ रही, बट अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना प्रॉपर, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और कर लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमारे पास सारे पैरेललोग्राम्स हैं, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। मतलब हमारे पास कुछ एंगल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट, पहले मैं फिगर बना लूं, मेरे को एक सेकंड दो। हाँ जी, तो मैंने फिगर बना लिया। अब जरा क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन कहता है कि मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो अब मेरे को एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करके दे दो। अब कई बच्चे सोचेंगे बड़ा आसान है, एक्स अगर 100, सॉरी अगर ये 100 है तो इसका अपोजिट एंगल वाई ये भी 100 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 100। खत्म। अब हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। दैट मींस अगर ये 100 है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी 80, तो z इज इक्वल टू 80। अब अगर ये 80 है तो अपोजिट एंगल x को भी 80, तो क्वेश्चन इज सॉल्व, है ना। अब अगर ये क्वेश्चन आया 2 नंबर का, और अगर तुमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया तो तुम्हें मिलेंगे 2 में से आधा नंबर। अगर मैम बहुत अच्छी होगी तुम्हारी, तुम पे दया कर देगी, तो तुम्हें 1 नंबर दे देगी 2 में से, अगर तुमने इस तरीके से करा। बट मैं तुम्हें कभी 2 में से 1 नंबर दूंगा अगर तुम इस तरीके से काम करते हो तो। अब मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था पहले, कि ज्योमेट्री में सिर्फ सॉल्यूशन मैटर नहीं करता है, ज्योमेट्री में तुम किस तरीके से सॉल्यूशन लिखते हो वो भी बहुत मैटर करता है, समझे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको पहले इरेज करते हैं फिर बताता हूँ, 1 सेकंड रुको। हाँ जी, अब देखो जरा किसको काम करना कैसे है। सबसे पहले तो इसमें हमें 2 चीजें लिखनी होती हैं, 2 नहीं सॉरी 3 चीजें लिखनी होती हैं। सबसे पहले हम लिखना होता है गिवन, कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और हमें गिवन है दैट एंगल बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये दोनों पार्ट हमें गिवन थे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है, ये भी लिखना होता है, टू फाइंड एंगल x, एंगल y, एंगल z। उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं देखो। अब इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये तो तुमने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है, बट ये क्यों होता है इसका रीजन दो। इसका रीजन हो जाएगा बिकॉज अपोजिट, इसको ना नीचे लिखते हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये हमने एंगल डी की 100 डिग्री का रीजन दे दिया है। अब ये तुम्हारा सही है, समझे। वैसे ही नाउ एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका रीजन भी देना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज सम ऑफ adjacent angles in a parallelogram
इज 180 डिग्रीज। अब तुम मेरे अब इसको आगे कर सकते हो तुम, देयरफॉर या दैट इंप्लाइज एंगल बी की वैल्यू इज 100, एंगल ए की वैल्यू इज z is equal to 180, that implies angle z is equal to 180 minus 100, that is 80 degree। समझे? अब हमने दो निकाले, हमें x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? नाउ एंगल x is equal to एंगल z is equal to 80 डिग्री। फिर से रीजन, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब तुम्हें से मिलेंगे दो में से दो नंबर पूरे, ठीक है? तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि बेटा ज्योमेट्री में सीधा सीधा आंसर नहीं देखा जाता है, ज्योमेट्री में प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि तुमने इसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करा है कि नहीं करा है। तुम्हें गिवन लिखना है, तुम्हें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लिखनी है। देखो ज्योमेट्री का सॉल्यूशन भी इस तरीके से दिया जाता है कि ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने के बाद हम पूरा क्वेश्चन चेक कर ले, मतलब हमें क्वेश्चन देखना ही ना पड़े। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी तुमने सॉल्यूशन में लिख दिया, तुम्हें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो भी तुमने क्वेश्चन में लिख दिया। इसलिए अब अगर मेरे को क्वेश्चन चेक करना हो ना तो मेरे को बुक में लिखने की जरूरत नहीं है कि बुक में क्वेश्चन ने पूछा क्या था। मैं इन्हीं को रीड करके पूरा का पूरा क्वेश्चन जज कर सकता हूँ, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या प्रोवाइड है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में कैसे निकालना है। समझे? तो यही मैं इसी प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है? तो ज्योमेट्री इज इजी नो डाउट, बट ज्योमेट्री में थोड़ा सा करने का तरीका मैटर करता है, ठीक है? इसीलिए ज्योमेट्री बोरिंग हो जाती है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर है 8th क्लास में। 9th में तो बेटा 4-5 चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, तो हम हर जगह ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, एक चैप्टर है, इसको जल्दी से निकालते हैं। तो तुम जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने फिगर बना के रखी है, मैं वही सेम काम करना है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करके लिखना है, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जैसे इस पार्ट में हमारे पास सब कुछ गिवन एक ही चीज है। क्या क्या गिवन है देख लो, कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें गिवन ही है। बट कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं, हर क्वेश्चन में लिखना अ बेटर थिंग, तो हम हर क्वेश्चन में लिख लेते हैं। बट इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में वर्टिसेस के नाम दे रखे थे ए बी सी डी, इसमें मैं नाम नहीं दे रखे, कोई बात नहीं, हम नाम खुद ले लेते हैं। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, और इसको मैंने मान लिया टी, ठीक है जी? अब देखो हमें क्या गिवन है इसमें, दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? और हमें क्या गिवन है, दैट एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है? हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट तो हमें सेम थिंग करनी है, क्या, एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z। सिंपल क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर प्रॉपर्टी कर लेंगे। देखो अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो 550 प्लस x कितना होना चाहिए, 180। एडिशन एंगल से 180 होता है, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इजी, ठीक है? अब अगर x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू बनेगी, क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x और y तो इक्वल होते हैं, तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की हो जाएगी, सिंपल। अब प्रॉब्लम ये है कि z कैसे निकलेगा। अब इसको करने का तरीका देखो, अगर मैं किसी भी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लूं तो लीनियर पेयर की हेल्प से मैं एंगल जेड भी निकाल लूंगा। और ये वाला एंगल कैसे आएगा, जो एंगल ये है वही एंगल ये है, क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है? बट इस एंगल का हम एक नाम दे देते हैं, मैंने इस एंगल का नाम दे दिया है, क्या नाम दे दें, ए नाम दे दिया, ठीक है? और एक बात का बेटा ध्यान रखना, अगर तुम फिगर में ये ए मेंशन नहीं करते हो तो तुम इस ए को सॉल्यूशन में भी मेंशन नहीं कर सकते। कई होशियार बच्चे होते हैं, वो मैथ्स को लर्न करते हैं, समझते नहीं है, याद कर लेते हैं, उन्हें सॉल्यूशन याद होता है पूरा। मेरा पर्सनली एक फ्रेंड था, वो भी यही काम करता था, ठीक है? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब बट अगर तुम याद करते हो तो ढंग से याद करना, तुम्हें फिगर भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है? बिकॉज मान लो ये एक फिगर है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मान मेरे पास एक फिगर और है, ठीक है? मैंने यहाँ पे ए माना है, यहाँ पे मैंने बी माना है, यहाँ पे मैंने सी माना है, और ये मेरे को एक्स क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मैं क्वेश्चंस करूंगा ना तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही करूंगा, मतलब मैं ए और बी को इक्वल लूंगा और ए और सी का सम मैं 180 लेके चलूंगा। सही कह रहा हूं ना मैं? बट तुमने अगर फिगर याद नहीं करी और तुमने फिगर में बोल दिया क्या, तुमने फिगर में इसको बोल दिया बी, इसको तुमने बोल दिया सी, इसको तुमने बोल दिया ए, तो तुम्हारा ए और सी 180 तो ठीक है, बट तुम्हारा ए और बी इक्वल तो हो नहीं सकता, तो तुम्हारा ए और बी का सम तो 180 होना चाहिए। तुम्हारा बी और सी इक्वल होगा और ए और बी का सम 180 होगा, बट तुम्हारा जो सोल्यूशन तुमने याद कर रखा है उसमें तुमने इस तरीके से याद कर रखा है।
तो इसीलिए जब याद भी करोगे तो थोड़ा दिमाग खोल के याद करना और फिगर भी याद करना। वैसे तो मैं कहूँगा याद मैथ्स नहीं की जाती है, ठीक है, बट कुछ बच्चे होते हैं वो सुनते तो यानी वो याद ही करते रहते हैं। चलो जी आज सॉल्यूशन करते हैं। अब मैंने इस एंगल को ए मान लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, मैं तो समझा तो दिया ही है, अब जल्दी से कर लेते हैं। इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, ठीक है। रीजन मैंने दोनों का एक साथ दे दिया, क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी। तो P और R मतलब P और एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है। नाउ अब P और S इन दोनों का सम कितना होगा, 180। रीजन एडिशन एंगल का सम 180 होता है, लिख लेते हैं। नाउ एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहां से हम एंगल एस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। तो एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्रीज। तो मेरे पास एंगल एक्स की वैल्यू आ गई है 130 डिग्रीज। अब अगर एंगल एक्स की वैल्यू 130 है तो एंगल वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 130। यहाँ लिख देते हैं इसे, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब ध्यान देना, मैंने एस और क्यू का इक्वल यहीं पर शो कर दिया है, तो मेरे को दोबारा से रीजन की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको डाल दिया नंबर 1, तो भाई यहाँ पे देंगे फ्रॉम 1। मतलब ये चीज मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूं, तुमको दोबारा देखो ऐसा होता है, रीजन तुमने एक बार दे दिया तो तुम्हें वही सेम रीजन बार बार देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने रीजन डाल दिया ना तो हम हर एक रीजन के लिए एक इक्वेशन बना देते हैं कि अब अगर आपको ये चीज रेफर करने की कहाँ से आई है तो फिर आप एक नंबर पे पहुंच जाओ। तो जब बंदा एक नंबर पे आएगा तो वो देखेगा कि हमने यहाँ पे क्यू और एच को इक्वल कर रखा था और उसका प्रॉपर रीजन भी दिया हुआ था, इसीलिए हमें दोबारा रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हमारा हो गया। अब देखते हैं जेड की बात करते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया क्वेश्चन, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए 50 तक हमने यहाँ निकाल रखा है। अब 50 जेड प्लस हो रहा है तुम्हारा तो माइनस हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया, बहुत आसान है ज्योमेट्री, नो डाउट, बट काम ज्यादा होता है तो उसे थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, ठीक है। चलो जी जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो मैंने थर्ड पार्ट की भी फिगर बना ली है। अब देखते हैं हमें करना क्या, करना भाई है हमें बस एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करके लिखना, सिंपल क्वेश्चन। अब आओ देखो कैसे काम होगा। अगर मैं इसमें भी ए बी सी डी मान लेता हूं और ये बीच के पॉइंट को मैंने मान लिया है ओ, ठीक है। अब पहले इसका गिवन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड, देखो ध्यान रखना, इस एंगल का मतलब होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जब भी हम कभी किसी एंगल को इस तरीके से डिनोट करते हैं इट मींस कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एंगल शो करते हैं ये, इट मींस कि ये एक्यूट ऑब्ट्यूज कोई भी एंगल हो सकता है बट 90 डिग्री का एंगल नहीं है। बट जब हम कभी स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कोई एंगल रिप्रेजेंट करते हैं इट मींस कि ये 90 डिग्री का ही एंगल है। अब हमने क्वेश्चन में इस तरीके से कर रखा है डिनोट, तो दैट मीन्स कि एंगल ओ जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, आ जाओ। तो एंगल डी ओ सी हमें दे रखा है 90 डिग्री का और हमें एंगल डी बी ए दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है जी। अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि बेटा फाइंड आउट कर दो एक्स वाई और जेड की वैल्यू को, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मेरे को तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। क्या सिखाना पड़ेगा, हम थोड़ा सा 9th का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देख लो, हाँ जी। अब देखो मैं तुम्हें कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब ये एंगल्स तुम्हारे पास आएंगे क्लास 9th में, बट
हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें वो कुछ चीजें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या चीज होती है। मान लो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और इन दोनों को काटने वाली एक लाइन है। ठीक है, ध्यान रखना, दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, और ये एक लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो बेसिकली हम इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ज्यादा नाम में मत जाओ, कॉज मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा जब तुम क्लास 9 में पहुंचोगे तब। ठीक है, हमारे पास क्लास 9 में चैप्टर आएगा लाइंस एंड एंगल्स, उस चैप्टर में हम इन सब चीजों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ, तो ज्यादा तुम नाम पे स्पेसिफिक मत जाओ, तो इट्स ओके। ठीक है, तो बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो। तो मैं बेसिकली बस दो एंगल जानने हैं। पहला एंगल क्या है, हमारे पास होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो एंगल्स क्या बोलते हैं, देखो, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, मतलब अगर कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो हमारे पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, ये पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं इक्वल, मतलब एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। इसका रीजन होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर, मैं पूरा लिख दूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वैसे ही जो एंगल थ्री होगा वो एंगल फोर के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ग्रुप एक होता है, वो हमें ये चीज डिनोट करके देता है, वो हमें ये चीज बताता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्या होता है, मैं इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस तुम इतना जान लो कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो उनके अंदर के जो एंगल होते हैं, अंदर के ऑल्टरनेट एंगल, मतलब अगर ये लेफ्ट का एंगल है तो इधर का राइट का एंगल, ये राइट का है तो ये लेफ्ट का एंगल, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो ये ना बेसिकली बहुत सारे एंगल्स बनाती है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो ये बारे में हम जानेंगे कब, हम 9 पे पहुंचेंगे। ठीक है, फिलहाल बस तुम ये जान लो। और एक चीज और जान लो, क्या, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब एंगल वन जो होगा वो एंगल टू के इक्वल होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या ये दो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, तुमने एंगल थ्री और एंगल फोर भी इक्वल होगा। इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल। ठीक है, तो बस तुम्हें ये दो ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानना था। अब तुम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब अगर एंगल ये 90 डिग्री का है, तो इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल भी 90 का हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अब अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ए ओ बी, इस ए ओ बी ट्राइंगल में मेरे पास दो एंगल्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आ गई और हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, तो पता होना चाहिए। तो अगर दो एंगल्स हमारे पास हैं, तो क्या हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, आराम से निकाल सकते हैं। तो वहां से हमारे पास एंगल वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। अब अब तुम देखो, मैंने ए बी ड्रॉ करी और ये डी सी ड्रॉ करी। ठीक है, और ये मैंने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करी। ये पैरेलल लाइंस होती है ना, पता है ना तुम्हें, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये पैरेलल लाइंस बन गई और ये मेरी ट्रांसवर्सल बन गई। अब ये देखो, ट्रांसवर्सल जब बनती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब अंदर के एंगल, अगर ये राइट का है तो ये लेफ्ट का एंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल वाई एंगल जेड के इक्वल, जेड की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब दूर से कर लेते हैं प्रॉपरली। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है सेम एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी, अब देखो मैं तुम्हें ना फिर से ये चीज एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पहले सॉल्यूशन कर लें फिर। ठीक है, जल्दी देखो। अब एंगल ओ, नहीं, एंगल सी ओ डी लेते हैं, डी ओ सी ले लेते हैं। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। अब नाउ
इन ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल में देखो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, तुम्हें में एक डाउट आना चाहिए, अगर आया है तो मैं बता देता हूँ कि तुम अभी सोच रहे हो कि आप तो ये ट्राइंगल का साइन यूज कर रहे हो, पैरेललोग्राम में आप इस तरीके से कुछ लिख रहे थे, दो पैरेलल लाइंस और जीएम, तो क्या हम भी ये यूज कर सकते हैं एग्जाम्स में? तो बेटा कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम अपने एग्जाम्स में पैरेललोग्राम के लिए वर्ड यूज कर सकते हो, ट्राइंगल के लिए सिंबल यूज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो आराम से यूज करो। अब आगे बढ़े, अब देखो फिर दैट इंप्लाइज एंगल x की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल y की वैल्यू कितनी है पता नहीं, एंगल b की वैल्यू इज 30 डिग्री इज इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज 90 प्लस 30 इज 120 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, दैट इंप्लाइज एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। हमने एंगल y की वैल्यू भी निकाल ली, अब हमें निकालनी है एंगल z की वैल्यू, वो कैसे आएगी, आ जाओ। नाउ in parallelogram ABCD, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD। अब इसका रीजन क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो लिख दो ये रीजन में, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो होती है ना, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, और जो AC है वो ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। अब इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व। आया समझ? अगर तुम्हें ये चीजें नहीं समझ आई तो मैं फिर से बताता हूँ, देखो ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। देखो ऐसे ना कई हमारे पास एंगल्स बनते हैं, शायद 5 या 6 तरह के एंगल्स हमारे बनते हैं, तो हम उन हर एंगल के बारे में बात करेंगे जब हम क्लास 9 में पहुंचेंगे तब। ठीक है, इसमें मैं अपने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि तुम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल की। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होती है, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जब भी कोई भी दो स्ट्रेट लाइन तुम ले लो, उन दो स्ट्रेट लाइंस के जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, रीजन मिलेगा 9th में, मैं चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ बट कोई सेंस नहीं बनता उस बात का, बिकॉज क्लास बड़ी हो जाएगी और तुम्हारे कोई प्रूफ भी नहीं आने वाला। ठीक है, अब वैसे में आपस में होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन होती है कई तरह के एंगल्स बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनाती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, और भी होते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स बनते हैं, तो उनमें से एक एंगल तुम्हारे पास होता है ऑल्टरनेट एंगल। वो क्या कहता है कि ये जो अंदर के एंगल होते हैं ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक लेफ्ट तो एक राइट, ऑल्टरनेट, तो ये पेयर ऑफ एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हमने इसी चीज को यूज करा यहाँ पे। अब अगर ये हमारी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए मैंने वो यूज कर लिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, और ये पार्ट भी नोट कर लेना अलग से रेफरेंस के लिए, फिर मैं इसको अरेज करता हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब प्राइमर में डाउट आया हुआ है क्या कि आपने दो फिगर क्यों बना दी, आपने फिफ्थ पार्ट की फिगर क्यों बना दी, क्योंकि तो मैं फोर्थ पार्ट में नहीं करवाऊंगा। क्यों, बिकॉज दिस पार्ट इज एग्जैक्टली लाइक सेकंड पार्ट, ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल आ जाएगा, तो इसकी हेल्प से तुम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हो। अब अगर ये वाला एंगल आ गया तो लीनियर पे तुम जेड भी निकाल लेना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेकंड पार्ट की तरह, रेफर कर लेना सेकंड पार्ट को, होमवर्क है ये। ठीक है, तो सिर्फ एक ही तुम्हें होमवर्क मिल रहा है आज, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 कर लेना ये। अब मैं कराऊंगा तुम्हें फिफ्थ पार्ट जो कि है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया होमवर्क में, रेफरेंस के लिए तुम ये रेफर कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट वैसे बहुत आसान है, बट इस टाइप का हमने क्वेश्चन नहीं करा इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो फिफ्थ पार्ट इज
सेम है हमारे पास, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी एंड डी। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सेकंड ईयर में गिवन है दैट एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 40 डिग्री की, और एंगल सी हमें दे रखा है कितना 112 डिग्री का। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, सब में फाइंड आउट तो सेम ही करना है। अब हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। अब जरा देखो, अगर C 112 का है तो C के बिल्कुल अपोजिट एंगल, एंगल A या एंगल Y, वो भी 112 हो जाएगा, खत्म, Y तो हो गया। अब अगर Y की वैल्यू आ गई तो ट्राइंगल ABD में देखो, ट्राइंगल ABD में Y भी है, D एंगल भी है, तो हम इन दोनों एंगल्स के एंगल एक्स आराम से निकाल सकते हैं। ये भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एंगल Z की। अब एंगल Z को करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका, तुम चाहो तो एंगल डी प्लस एंगल सी 180 करके एंगल जेड की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े प्यार से। बट अगर तुम्हें लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लेंदी है, टाइम वेस्ट होगा, तो सिंपल तरीका, अब देखो, अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो, ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल जेड है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी ब्रैकेट में इधर दे देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारे पास जब हमें प्रॉपर्टीज पता होती है, हमें जब कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पता होते हैं तो हमें हर चीज सॉल्व नहीं करनी पड़ती, हम सीधा उन प्रॉपर्टीज को या उन स्पेसिफिक एंगल्स को यूज करते हैं और सीधा आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जल्दी सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी is equal to what 112 degree. Reason, opposite angles of parallelogram are equal. First part done. Now in triangle ABD, angle A या angle Y plus angle X plus angle D या angle ADB is equal to 180 degree. Reason देना बहुत जरूरी है, angle sum प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल y की वैल्यू कितनी है पता नहीं, पता तो है, देखो ये रही 112 डिग्री, प्लस एंगल x की वैल्यू वो नहीं पता हमें, एंगल ADB की वैल्यू 40 डिग्री 180 डिग्री। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो 112 और 40 हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, 152 प्लस एंगल x, अच्छा 112, हाँ बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एंगल x हो जाएगा 180 माइनस 152, दैट इम्प्लाइज एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 28 डिग्री, खत्म। तो हमारे पास एंगल x की वैल्यू आ गई है 28 डिग्रीज। अब देखो, अगर ये 28 है, नाउ कौन सी लाइन है, AB इज पैरेलल टू CD, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल नहीं, पैरेलल, and BD is the transversal, therefore angle X is equal to angle Z is equal to 28 degree. Reason is alternate interior angles. Question is solved. खत्म, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो भी तरीका बता देता हूँ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे करना काम हो जाएगा। बट कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो वो तरीका बताओ, हम नहीं करते ऐसे, तो देख लो। अब एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब एंगल C को हम बोल देंगे 112 डिग्री, एंगल D को हम क्या बोल सकते हैं 40 प्लस Z, 40 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 112 और 40 कितना होता है 152, 152 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180, तो 150 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो एंगल Z हो जाएगा 180 माइनस 152, अब माइनस करना कितना है, तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा 28 डिग्री, कर दो 28 डिग्री, क्वेश्चन इज सॉल्व। ऐसे करना तुम्हारा मन होता है, ठीक है। तो बस जी आज की क्लास के लिए इतना ही। आई थिंक आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट कोई बात नहीं, कुछ क्लासेस बड़ी कुछ छोटी चलता रहता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास खत्म होती है, इसको नोट कर लो।
एंड बेटा ध्यान रखना, ज्योमेट्री में प्रॉपर रीजंस और प्रॉपर स्टेटमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी हम प्रॉपरली ही काम करेंगे, ठीक है। अब इसको हम नोट कर लो, होमवर्क अपना नोट कर लेना, सिर्फ एक बार जब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे का पढ़ेंगे। टिल देन